अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ैर वॉइस में आपका खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ों के बीच सरसब्ज़ शादाब दरख्त में घिरी वो वादी इतनी हसीन थी कि वहाँ के रहने वाले इस कदर मेहरबान और नेक थे। वो मुसाफिर को खुदा की नामत समझते थे और हर मुमकिन उनकी खातिरदारी किया करते थे। बस्ती का पहला घर खादिम बाबा का था। हर मुसाफिर उनके घर से होकर बस्ती में दाखिल होता था, इसलिए सबसे ज़्यादा खादिम बाबा को ही लोगों की खिदमत का मौका मिलता था और इसी खिदमत गुजारी के बाइस वो सब लोगों में मोतबर और नेक नाम मशहूर थे। एक मर्तबा उन्होंने एक दरवेश बुजुर्ग की खिदमत की तो बुजुर्ग ने उन्हें 3 अजीब और गरीब सफ़ात की हामिल चीज़ें दी जो खादिम बाबा ने संभाल कर रखी। और फिर एक दिन जब उन्होंने महसूस किया कि उनका आखिरी वक्त नज़दीक हो चुका है तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बुलाया और नसीहत करने के बाद बोले, बेटा, ये आर्जी दुनिया है, हर जानदार को आखिर ख़त्म होना है। मेरा वक्त भी शायद करीब आ चुका है, फिर तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम ये इलाका छोड़कर मगरिब की तरफ हिजरत कर जाना, नई दुनिया देखना, इल्म हासिल करना। सफ़र बाजार खुद इल्म का ज़रिया है, तुम मुझसे बहुत कुछ सीखोगे। फिर जब ये समझ लो कि तुम लोगों की खिदमत कर सकते हो तो वापस आ जाना और यहाँ रहकर अपने इल्म हुनर से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। ये कहकर बूढ़े खादिम बाबा ने संदूक खोला, एक टोपी, तस्बीह और अंगूठी निकाली और अपने बेटे महमूद को देते हुए बोले, ये चीज़ें मुझे एक नेक बुजुर्ग ने दी थी, इनमें बड़ी खुसूसियात हैं। टोपी पहनकर अगर किसी की बात सुनोगे तो सच झूठ का पता चल जाएगा। तस्बीह पढ़ते हुए अगर किसी बीमार को कोई दवा दोगे तो वो ठीक हो जाएगा और ये अंगूठी पहनकर जंग करोगे तो दुश्मन पर फतह हासिल करोगे। बूढ़े खादिम बाबा ने इन चीज़ों के मुतालिक अपने बेटे को खास हिदायतें दी। चंद रोज़ बाद खादिम बाबा चल बसे। महमूद ने बाप की आखिरी रसूमात अदा की और बाप की नसीहत के मुताबिक नई दुनिया की सैर को निकल पड़ा। कई दिन की मसाफत के बाद वो एक शहर में पहुंचा, जहाँ की रौनक और चहल पहल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सोचा कि यहीं रहकर इल्म हासिल करना चाहिए। उसके पास माकूल रकम मौजूद थी। उसने एक सराय में क़याम किया और कई दिन तक शहर की सैर करता रहा। एक दिन मुनादी हुई कि सब लोग जमा हो जाए, बादशाह सलामत गद्दारी के एक मुकदमे का फैसला सुनाएंगे। महमूद मुकदमे की कार्रवाई देखने पहुंच गया। वजीर आजम पर इल्ज़ाम था कि उसने बादशाह के खिलाफ साजिशें तैयार की है, उसे तख्त से उतार कर खुद हुकूमत संभाल ले। तमाम गवाह मौजूद थे मगर मुल्जिम जुर्म कबूल करने से इनकार कर रहा था। काजी ने मुकदमे की तफसील से बादशाह को आगाह किया। बादशाह ने वजीर से आखिरी मर्तबा पूछा कि अगर वो तस्लीम कर ले तो उनकी माफ़ी पर गौर किया जा सकता है, मगर वजीर आजम ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया और कहा उसे बेगुनाह फंसाया गया है। बादशाह गुस्से में फैसला सुनाने ही वाला था कि महमूद उठ खड़ा हुआ और शाही आदाब बजा लाया और इजाज़त लेकर बादशाह को तजवीज़ दी कि वो उस मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले उसकी दी हुई टोपी पहन ले और दोबारा मुकदमे को देख ले। बादशाह ने महमूद को परदेसी जानकर उसकी बात मान ली और जैसे ही टोपी पहनी, एक गैबी आवाज़ से उसे पता चल गया कि तमाम गवाह झूठे हैं और वजीर आजम उसका वफादार है। बादशाह ने सख्ती दिखाई तो झूठे गवाहों ने इकरार कर लिया कि सिपा सालार के इशारे पर वो ये काम कर रहे थे। दूसरे ही लम्हे सब कुछ बदल गया। बादशाह ने वजीर आजम को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया और सिपा सालार समेत तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने महमूद को अपने खास कमरे में तलब किया और इस हैरत अंगेज टोपी के बारे में दरियाफ्त किया। महमूद ने सारी बात बता दी और बादशाह से कहा कि वो ये टोपी रख ले। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने महमूद को मुँह मांगा इनाम देने की पेशकश की, मगर महमूद ने इनकार कर दिया और इजाज़त लेकर वापस आ गया। उसे खुशी थी कि उसने टोपी मुनासिब शख्स के हवाले की है। कुछ दिन गुजरे तो पता चला कि पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है, क्योंकि सिपा सालार कैद में था, जबकि कोई अच्छा सिपा सालार मुयस्सर नहीं था। ऐसे में तो दुश्मन मुल्क ने सोचा कि अच्छा मौका है। बादशाह ने मुनादी करा दी कि मुल्क पर हमला हो गया है, सब लोग अपने अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करें। महमूद को ये जानकर खुशी हुई कि बादशाह खुद फौज की क़ियादत करेगा। महमूद बादशाह से मिला और उसे अंगूठी देकर उसकी खुसूसियात से आगाह किया। बादशाह बहुत खुश हुआ
मैदान जंग में अंगूठी से नजर न आने वाली ऐसी शाएं निकलती थी जिनसे दुश्मन के सिपाही वक्ती तौर पर अंधे हो जाते थे। बादशाह ने बेजिगरी से मुकाबला किया। बादशाह की फौज ने भी दलेर से लड़कर दुश्मन मुल्क को शिकस्त दी। अब बादशाह महमूद का गर्विदा हो चुका था। उसने महमूद को तलब किया, मगर पता चला कि वो किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। बादशाह ने उसकी तलाश का हुक्म दे दिया, मगर वो कहीं ना मिला। महमूद ये सोचकर वहाँ से रवाना हो गया कि अब बादशाह उस पर खुसूसी इनायत करेगा, और वो ये नहीं चाहता था। कई दिन की मसाफत के बाद वो पड़ोसी मुल्क में पहुँच गया और उसे पता चला कि इस मुल्क का बादशाह जंग में जख्मी हो गया था और हकीमों ने उसे ला इलाज करार दे दिया था। महमूद दरबार में पहुंचा और बड़े हकीम से मिला। उसे अपनी तस्बीह देकर बोला कि तस्बीह पर अल्लाह का नाम पढ़कर वो बादशाह का इलाज करे। फिर महमूद के तवक्को के मुताबिक बादशाह तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। हकीम एक नेक इंसान था। उसने बादशाह को सारी बात सच्चाई के साथ बता दी। बादशाह ने महमूद को बुलाया और कहा कि वो जो चाहता है तलब करे, उसे हर चीज दे दी जाएगी। महमूद ने हाथ बांधकर अदब व एहतराम से कहा, ए बादशाह, खुदा आपका मर्तबा बुलंद करे। जंग किसी मसले का हल नहीं होते। आपने जिस मुल्क के खिलाफ जंग लड़ी, मेरा ताल्लुक उसी मुल्क से है, मगर मेरी हमदर्दी दोनों मुल्क के तमाम फौजियों से है जो जंग में मारे जाते हैं और उनकी बीवी बच्चे सारी जिंदगी उनका गम मनाते हैं। उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप जंग ना करें, बल्कि दोस्ती के जरिए अपने जायज़ मकासद पूरे करें। बादशाह की समझ में महमूद की बात आ चुकी थी। उसने इसरार करके महमूद को चंद कीमती तहाइफ लेने पर मजबूर किया और अपने दुश्मन मुल्क के बादशाह के नाम सुलह व दोस्ती का खत लिखा और अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता तलब किया। दूसरे बादशाह तक सुलह का पैगाम पहुंचा तो बहुत खुश हुआ, मगर उसके जहन में ये बात थी कि वो अपनी बेटी की शादी महमूद से करेगा। उसी दौरान महमूद भी पहले वाले बादशाह के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह को समझाया कि वो शहजादी की शादी शहजादे से कर दे, ताकि हम पल्ला रिश्ता भी तय हो जाए और बरसों की नाराजगी रिश्तेदारी में बदल जाए। महमूद के मशवरे पर बादशाह ने रजामंदी जाहिर कर दी और दोनों मुल्क की आवाम ने चैन का सांस लिया और दोनों अतराफ में खुशी के शादियाने बजने लगे। महमूद अपने गांव लौट आया, जहां उसकी शोहरत उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। बादशाह ने अतराफ के कई गांव महमूद के नाम कर दिए और वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलता हुआ लोगों की खिदमत करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और मजीद इस तरह के किस्से कहानियाँ देखने के लिए उम्मे उज़ैर वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।